Hello students, my name is Saruk Hussain and today we're going to discuss Welcome to chemistry video solutions of ANTS. 57. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the first question, question number 46. तो क्वेश्चन नंबर 46 में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंटिंग, 2 पाई और एक आधा सिग्मा बॉन्ड। आप लोग सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एग्जांपल से, है ना। तो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है आपको। तो आप देखोगे सबसे पहले कि आपको इस तरह से सोचो कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर आधा है तो बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आना चाहिए। तो आप डेसिमल में देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा? एक N2 प्लस का आएगा और एक O2 प्लस का आएगा। तो आप उसके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि मैं एक ऑप्शन आपको डायरेक्ट पिक करता हूँ, क्योंकि N2 प्लस ही इसका आंसर है, जो कि होना चाहिए, वो याद रहता है बहुत सारे लोगों को। तो आप N2 प्लस में चेक करके मैं बताता हूँ, आप उसी तरह से O2 प्लस में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बताओ आप क्या बोलोगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या होगी इसमें? sp मिक्सिंग होगी कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी sp मिक्सिंग। तो इस पे sp मिक्सिंग होगी, राइट। अब अगर इस पे sp मिक्सिंग होगी तो क्या होगा? आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देन आप क्या लिखोगे? आप मिक्सिंग हुई है तो पहले कौन आएगा? बताओ। मिक्सिंग हुई तो सिग्मा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आप क्या लिखोगे? पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। यहाँ तक कितने हुए? 8, 2 10, 2 12 और एक क्या हो जाएगा आपके पास? सिग्मा टू पी जेड। और कितना हो जाएगा इसमें? 1 हो जाएगा। अब देखो आप जरा, ये तो आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल। तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो तो इसकी वजह से आएगा ना। तो आप बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपके पास? कितने पाई बनेंगे? 2 पाई और एक क्या बन रहा है? आधा सिग्मा बॉन्ड। आधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप क्या बोलोगे? इसमें क्या बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड और हाफ क्या बनेगा आपके पास? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। इस वजह से अपना आंसर जो है यहाँ पर कौन निकल के आ जाएगा? 46 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप O2 प्लस में भी आप चेक करना, आपको वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हो, तरीका यही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम ऑफ SF2, O3, BrF3 एंड XeF6। तो आप एक एक करके चेक कर लो। आप बोलोगे सर SF2 है, SF2 है तो कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूला क्या सिखाया था आप लोगों को? V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइड बाय 2। V क्या है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ध्यान रहे मोनोवेलेंट एटम्स। और A क्या है? चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओगे। सल्फर का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 2, 6 प्लस 2 बाय 2, वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इसमें आप क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर कितने होंगे? जितने फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो बॉन्ड पेयर 2। बचा कितना? टोटल 4 में से कितने बचे? 2 गए, तो बचे कितने? लोन पेयर 2 हो जाएंगे। तो बताओ SF2 में कितने लोन पेयर होंगे? सल्फर के पास 2 लोन पेयर होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन में 2 कौन से मैं देख रहा हूँ? तो B और D में है, मतलब और भी चेक करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे O3 में सर बताइए। O3 में अगर आप बताओगे तो O3 में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, लेकिन सराउंडिंग एटम जो है वो ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन काउंट करेंगे? मोनोवैलेंट है क्या वो? बिल्कुल भी नहीं, बाइवैलेंट होता है। तो 6 बाय 2 सीधा कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब बताओ, एक तो सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग कितना हुआ? 2। तो सराउंडिंग अगर 2 बचा तो बताओ बॉन्ड पेयर भी कितना होगा? 2। अब बताओ वैल्यू कितनी बची? 3 में से 2 गया, बचा 1। लोन पेयर कितना होगा? 1 हो जाएगा। यानी O3 में, यानी ओजोन में आपके पास सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे? 1 लोन पेयर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से बोलोगे इसका आंसर कितना होगा सर? 1। तो 2 के बाद 1 आएगा। तो ऑप्शन B और D भी मैच कर रहा है। तो आप नेक्स्ट में देखोगे, आप बोलोगे सर अब देखते हैं BrF3 में। तो BrF3 में अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 बाई 2, वैल्यू कितनी आई? 5। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? कितने फ्लोरीन है? 3। तो बॉन्ड पेयर 3, बचा कितना? 2। तो बताओ लोन पेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आप बताओ अब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है साहब? 2 1 2, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन XeF6 भी मैं चेक करके दिखा सकता हूँ आपको। XeF6 क्या हो जाएगा बताओ? 8 प्लस 6 बाई 4, सॉरी 8 प्लस 6 बाई 2, वैल्यू आएगी कितनी? 7। वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर कितना होगा? आप देख लो 6, और लोन पेयर कितना होगा? जितना बच जाएगा लोन पेयर 1। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 2 1 2 1। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Coming to question number 48, it says the weight of a single atom of oxygen is. तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है कितना है? 16 AMU। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, सिंगल एटम का वेट कितना है? 16 AMU। लेकिन ऑप्शंस में हमें ग्राम में दिया है, तो हमें AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 1.66
into 10 to the power minus 24 gram because 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams और ये वैल्यू आ जाती है सॉल्व करने पे 2.656 into 10 to the power minus 23 grams. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. इसमें हमें एक सेल रिएक्शन गिवन है और हमें लिखना है उसका IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जो इसमें एनोड हाफ है जहां पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है H2 का टू H+. तो एनोड हाफ रिएक्शन इज H2 गैस टू H+. ठीक है, और जो इसमें कैथोड हाफ है जहां पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हुआ है, Ag सिल्वर का हुआ है फ्रॉम Ag+ टू Ag +1 से 0. ठीक है, तो कैथोड हाफ रिएक्शन इसके अंदर है Ag+ से Ag. तो अगर हम इसका IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो लेफ्ट साइड में कौन आता है, लेफ्ट साइड में आता है एनोड, और क्योंकि ये एक गैस इलेक्ट्रोड है तो इसमें वी नीड इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम. तो लेफ्ट साइड में वी विल स्टार्ट विद प्लेटिनम व्हिच इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसके बाद में सिंगल वर्टिकल लाइन which represents phase change, और फिर हमारे पास एनोड पे किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2 से H+. तो ये आ जाएगा H2 गैस एंड H+. उसके बाद में we will use double vertical line which represents the salt bridge, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा रिडक्शन हाफ which is the cathode, और कैथोड पे हो रहा है Ag+ का रिडक्शन टू सिल्वर. तो यहाँ पे आ जाएगा Ag+ then Ag solid. So this is the IUPAC cell representation, और गिवन ऑप्शंस में ये दिया है इन ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50. इट सेज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन pH एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विद डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज. तो अगर हमारे पास वीक एसिड है Ha, तो इट विल डिसोसिएट टू गिव H+ aqueous प्लस A- aqueous. तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, ये है 0, ये है 0, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आफ्टर द डिसोसिएशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा C इंटू 1 - अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये कितना है C अल्फा, और ये बन जाएगा C अल्फा. ठीक है, तो यहां से जो Ka का एक्सप्रेशन आएगा, Ka का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- कॉन्सेंट्रेशन बाय Ha कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. सो H+ A- बाय Ha. सो ये बन जाएगा Ka इज इक्वल टू, ये है C अल्फा. H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, H+ कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा, और ये हमें चाहिए क्योंकि हमें निकालना है pH, रिलेशन बिटवीन pH एंड अल्फा. ठीक है, तो H+ इज C अल्फा, A- इज C अल्फा अपॉन C इंटू 1 - अल्फा. तो एक C से एक C कैंसिल, दिस विल गिव अस Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा. लेकिन क्योंकि ये एक वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए हम मानते हैं कि अल्फा इज मच लेस देन 1, इसका मतलब कि 1 - अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो अगर 1 - अल्फा को 1 मान लें तो Ka क्या बन जाएगा, Ka becomes C अल्फा स्क्वायर, और वी कैन से C अल्फा इज इक्वल टू Ka बाय अल्फा. और C अल्फा क्या है, C अल्फा इज द H+ कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा C अल्फा इज द H+ कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब कि वी कैन राइट H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka बाय अल्फा. ये है H+ कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर हम pH लिखें तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन. तो ये बन जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Ka बाय अल्फा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और ये हमें दिया है इन ऑप्शन A. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. तो अगर आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है कि नहीं. यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग वाले जो रेजोनेंस होता है, मेसोमेरिक होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. देन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जहाँ पर प्लस M होता है, कौन सा वाला, बैक बॉन्डिंग टाइप का. तो जो बैक बॉन्डिंग वाला प्लस M होता है हमेशा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल रेजोनेंस वालों से ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी जो है 51 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है मैच द कॉलम.
और मैं बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्या लगे, आइडिया लगता रहे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे बेस्ट और लेटेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो वो होती है क्रोमेटोग्राफी। वो कौन सी होती है, क्रोमेटोग्राफी सबसे लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक है अभी के टाइम में प्यूरिफाई करने के लिए। एक का 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। पता नाइट्रोजन का लेसाइन टेस्ट कराओगे तो क्या मिलता है, प्रूशियन ब्लू का कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो प्रूशियन ब्लू का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखा होगा, देखो लिखा है प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो आप क्या बोलोगे, बी का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। बी का जो है वो 4 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद फिर आपको बोल रहा है लेसाइन टेस्ट फॉर सल्फर। क्या बोल रहे हैं, सल्फर। तो आप क्या सल्फर के लिए बोल रहे हैं, तो सल्फर के केस में आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो आप बोलोगे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो आप बोलोगे सी जो है इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एनिलीन इज प्यूरिफाइड फ्रॉम वाटर बाय, कौन से मेथड से आप एनिलीन से प्यूरिफाई कर सकते हो। तो आप बोलोगे हम लोग कौन से मेथड से कर सकते हैं सर, तो हम लोग कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो डी का जो है आपके पास वो कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ई की, तो ई में जो है आपके पास बचा एक ही। आप बोलोगे ग्लिसरॉल और स्पेंटलाई को कैसे करें सर, तो उसको करते हैं हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन से। किससे करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन से। ई का जो है आपके पास 2 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है 1 4 3 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा याद रखो चीजों को कि कहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है, कहाँ पे कौन सी कलर आती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. इट सेज अ सॉलिड कंपाउंड X डिसोसिएट्स एट सर्टेन टेम्परेचर एज फॉलोज। तो X इस तरीके से करेगा डिसोसिएट, हमें Kp का वैल्यू दिया है एंड पूछा है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस विल बी। सो गिवन डिसोसिएशन रिएक्शन है X सॉलिड, ये सॉलिड करेगा डिसोसिएट टू गिव A गैस प्लस 2B गैस। ठीक है, तो जब X डिसोसिएट करता है तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे A का जो प्रेशर आता है, पार्शियल प्रेशर, वो है P। तो अगर A का पार्शियल प्रेशर P है तो B का पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, 2P, बिकॉज ऑफ 1:2 रेशियो। ठीक है, और Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp का एक्सप्रेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट A एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट B एट इक्विलिब्रियम टू द पावर कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है, P, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है, 2P, तो 2P का स्क्वायर। सो ये बन गया Kp इज इक्वल टू 4P क्यूब। तो यहां से मिलेगा हमें P इज इक्वल टू Kp/4 टू द पावर 1/3, या फिर वी कैन से क्यूब रूट ऑफ Kp/4। और Kp हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहां से पार्शियल प्रेशर P कितना आ जाएगा, Kp कितना है 108 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1/3, एंड 108/4 इज 27 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका क्यूब रूट 1/3, एंड 27 का क्यूब रूट कितना है, 3। सो P इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर 1/3, ये बन जाएगा -1। इसका मतलब कि P इज इक्वल टू 0.3 एटमॉस्फेयर। सो P की वैल्यू है 0.3 एटमॉस्फेयर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज P प्लस 2P विच इज 3P। इसका मतलब कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस 2P which is 3P. This is equal to 3 into P की वैल्यू कितनी है, 0.3. This is 0.9 atmosphere. So this is the total pressure. So हमारा ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 0.9 atmosphere. Next question is 54. इसमें हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है और पूछा है which of the following will increase the concentration of acetic acid CS3COOH, जो कि क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसकी कंसंट्रेशन किस केस में बढ़ेगी। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, सो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, CS3COO- एसिटेट आयन इज एडेड। तो ये कहां पे है, प्रोडक्ट में है। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पे, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट है एसिटिक एसिड, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है, इट इज द करेक्ट आंसर
अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ए इज द आंसर। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, CH3COO- आयन इज रिमूव्ड। अगर इसे रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी सही आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ए इज द आंसर। Next question is 55. It says, which of the following electronic configuration is correct according to Hund's rule? तो Hund's rule के हिसाब से कौन सा बॉक्स डायग्राम करेक्ट है देखते हैं। तो Hund's rule क्या बोलता है, according to Hund's rule एक सबशेल के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे जब सभी ऑर्बिटल्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए हैविंग सिमिलर स्पिन। तो जब तक सभी ऑर्बिटल्स के पास में एक इलेक्ट्रॉन हैविंग सिमिलर स्पिन ना आ जाए तब तक हमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी होती है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में वी कैन सी कि यहाँ पे इस ऑर्बिटल में पेयरिंग तो कर दी गई है लेकिन ये वाला ऑर्बिटल खाली है, तो दिस इज वायलेशन ऑफ हुन्स रूल। जब तक एक ऑर्बिटल खाली है तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते। तो ए इज इनकरेक्ट, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं तो सभी ऑर्बिटल्स के पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में यहाँ पेयरिंग हुआ है। तो पेयरिंग हुआ है सभी में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। सो बी इज करेक्ट। सी, यहाँ पे ऑल्सो वी कैन सी ये ऑर्बिटल खाली है लेकिन पेयरिंग कर दिया गया है, तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा है कि बताइए आपके पास एल्कीन में कौन सा आइसोमरिज्म मिलेगा। बताओ एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। एक्सिस ट्रांस मिल सकता है। दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप कोई 4 कार्बन का एक चेन ले लो, उसमें 1 पे डबल बॉन्ड लगाओ, फिर 2 पे डबल बॉन्ड लगाओ, क्या बन जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, है ना। जैसे ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, राइट। उसी तरीके से चेन आइसोमरिज्म भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन चेन में कम और ज्यादा कर सकते हो आप आराम से, तो आप क्या बोलोगे, चेन आइसोमरिज्म भी शो करेगा। लेकिन क्या मेटामरिज्म शो करता है एल्कीन? नहीं, मेटामरिज्म शो नहीं करता है। तो आप क्या बोलोगे, नॉट फाउंड इन एल्कीन्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, और वो आसानी से आप सोच सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में अगर आप देखोगे तो आपसे क्या दिया है, आपसे दिया है PH C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन इसमें डाल दिया है HCl। ध्यान रहे HCl एक्सेस में डाला है, यानी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक से ज्यादा बार होगा। तो बताओ इस पे क्या आ जाएगा, दोनों पे Cl और इस पे क्या आ जाएगा CH2, टोटल हो गया CH3। अब इसमें क्या डाला गया है, KOH एक्वस। तो KOH एक्वस होगा तो क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। अब बताओ एक ही कारण पे 2 H हाईली अनस्टेबल होते हैं, जेमिनल पे जेम डायोल्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो OH और H निकल जाएगा और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें डाल दिया गया है CH3NH2। क्या डाल दिया गया है, CH3NH2 डाल दिया गया है। तो बताओ CH3NH2 डाल दिया गया तो आप क्या बोलोगे, ट्रिक क्या है, कैसे सिखाते हैं हम लोग कि NH2 है और यहाँ क्या है CH3 है। तो यहाँ से क्या निकाल दो, ऐसे वाटर निकाल दो और इसको जोड़ दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड N और इधर कौन है CH3 और इधर भी कौन है CH, राइट। तो ये जो बना है, आपसे पूछा है कि Z जो बना यही बना, आपसे पूछा है कि बता ये क्या है। तो ऐसे रिएजेंट्स को हम लोग यहाँ पर ये जो बन रहा है, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं स्किफ बेस। क्या बोलते हैं, स्किफ बेस। यानी अगर आप RNH2 यूज करते हो, है ना, और एल्डिहाइड कीटोन यूज करते हो, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा, एल्डिहाइड कोई सा भी, और कीटोन कौन सा, तो याद रखना हिंडर्ड या हिंडर्ड, तो भी आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन 2,4-DNP में ऐसा नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। हालांकि यहाँ पे 2,4-DNP लिया हुआ नहीं है। तो आप बोल सकते हो सीधा कि अच्छा अगर आपके पास RNH2 है और अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वहां से जो बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं सिफ बेस। क्या बोलते हैं हम लोग, सिफ बेस बोलते हैं। जबकि सिफ रिएजेंट अलग चीज होती है, वो रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होती है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान रखना, दोनों डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, सिफ बेस आंसर होगा सर। सिफ बेस का ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. It says how many water molecules are there in one drop of water? Volume is 0.0018 ml at room temperature.
तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम दी है, टोटल वाटर की वॉल्यूम दी है 0.0018 ml और वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो वाटर के लिए हमें डेंसिटी पता है, हमें वॉल्यूम पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है 0.0018 ml। सो ये बन जाएगा 0.0018 ग्राम। तो वाटर का मास कितना है 0.0018 ग्राम। अगर हमें मास पता है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मास कितना है 0.0018 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये बन जाएगा 10 to the power -4 मोल। ठीक है, तो ये है मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ये है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर Na, क्योंकि एक मोल में होते हैं Na पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ मोल्स है 10 to the power -4 और एवोगैड्रोस नंबर है 6.023 into 10 to the power 23. So this is equal to 6.023 into 10 to the power 19. इतने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। तो यहाँ पे हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है एंड पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O72- इज। तो डाइक्रोमेट आयन जो है Cr2O72- ये कन्वर्ट हो गया है टू क्रोमियम 3+। सो डाइक्रोमेट के अंदर जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना है +6 और क्रोमियम 3+ में कितना है +3। सो क्रोमियम के लिए चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 से +3, चेंज है 3 का। एक क्रोमियम के लिए चेंज कितना है 3 का, लेकिन यहाँ पे कितने क्रोमियम है 2, तो टोटल चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 3 × 2 6 और यही होता है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो ये आ गया है 6। इसका मतलब कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O72- दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर कितना है 6। सो m/6 इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी m/6। Next question is 60. It says which of the following sets of quantum numbers represents the highest energy of an atom? तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो हाईएस्ट एनर्जी होती है it is compared using Aufbau rule and according to Aufbau rule जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू हाईएस्ट होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है हाईएस्ट होती है। जहां पे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी हाईएस्ट होगी। सो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में n+l की वैल्यू कितनी है 3 + 2 which is 5। ऑप्शन बी में n+l कितना है 4 + 0 which is 4। ऑप्शन सी में n+l है 3 + 0 which is 3 एंड ऑप्शन डी में n+l कितना है 3 + 1 which is 4। तो हाईएस्ट n+l की वैल्यू किस में है, ऑप्शन ए में है। ये हाईएस्ट है, इसका मतलब कि इसकी एनर्जी भी क्या है हाईएस्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया है कि बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है ये P है, ठीक है। दूसरा आपके पास दिया हुआ है ये आपके पास Q है। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है R है और फिर आपको दिया हुआ है ये आपके पास क्या है S। अब आप देखो ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा है एरोमेटिक, तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये किस में जा रहा है रेजोनेंस में। यहाँ क्या है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और -I लग रहा है। ऐसा बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, ध्यान रखना कार्बन आयन है और कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो ये -I लगा सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आप क्या बोलोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, एरोमेटिक वाला Q। देन उसके बाद कौन स्टेबल होगा सर, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है सर और ये एरोमेटिक है तो क्या होगा आपके पास P। ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, ध्यान रखना ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है।
है ना। इसको हटा देंगे तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसको हटा देंगे तब भी एरोमेटिक रहेगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पहले Q आएगा, फिर P आएगा, और ये R सबसे लास्ट में, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो QPSR हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग ढूंढेंगे QPSR कहाँ दिया हुआ है, QPSR ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी जो है सर ये करेक्ट आंसर अपने निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोलता है द कैनोनिकल फॉर्म हैव रियल एग्जिस्टेंस। बताओ कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, रियल में तो हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है ना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल होते नहीं है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा लिखता है द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज हायर देन कैनोनिकल फॉर्म्स। नहीं, आपको ही पता है जो हाइब्रिड होते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी तो वो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में, है ना। लेकिन बाकी जो होते हैं उससे क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। तो ज्यादा स्टेबल होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी हाइब्रिड की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, हाइब्रिड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत बात है। फिर बोलता है देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म एज वी हैव बिटवीन टॉटोमेरिक फॉर्म एंड टॉटोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, उनके बीच कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है। जबकि आप टॉटोमेरिज्म जो पढ़ते हो, टॉटोमराइजेशन कराने में उसमें क्या दिखता है, एक दूसरे में इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। मतलब ये सी जो लिखा है ये बिल्कुल सही बात है। तो ये तो अपना आंसर सी मिल चुका है, लेकिन लास्ट वाला भी देख लेते हैं। बोलता है मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी डिपिक्टेड बाय सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर्स कैन शो रेजोनेंस। बिल्कुल गलत बात है। रेजोनेंस को डिफाइन करने का तरीका ही होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन कोई भी एक अकेला उसके सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वहां क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। इसी फेनोमेनन को ही रेजोनेंस बोलते हैं। यानी आपके पास कितने होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर से आप रिपीट नहीं कर सकते हो। यहाँ लिख रहा है कि सिंगल लिव स्ट्रक्चर से जहां रिपीट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, वो आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी वहां रेजोनेंस हो रहा है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है सिर्फ यही एकलौता सही निकल के आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Next question is 63. It says find the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. तो atomic number 25 है, इसका मतलब एलिमेंट कौन सा है, मैंगनीज। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितनी होती है, क्या होती है, आर्गन 3d5 4s2। लेकिन हमें मैंगनीज एटम नहीं चाहिए, हमें चाहिए डाइवेलेंट आयन। मतलब कि हमें इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो हमें चाहिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 2+। सो मैंगनीज 2+, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल 4, ठीक है, फोर्थ शेल से निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d5 4s0। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज 2+ आयन। तो यहाँ पे 3d में वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। सो 3d सबशेल जो है उसका बॉक्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 3d5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो सभी ऑर्बिटल्स में आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन सी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। तो जो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन Bm, जहां पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5+2, एंड ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7, एंड 5 इंटू 7 इज 35, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 35, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 35 इज नियरली 5.9, तो ये बन जाएगा 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Next question is 64. It says the first four ionization energy values of an element are 190, 578, 872 and 5960 kilocalorie. The number of valence electrons in the element is, ठीक है। तो इस एलिमेंट के एक एटम में we can see जो पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी हैं उनकी वैल्यूज तो पास में है, लेकिन तीसरी IE और जो फोर्थ IE है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो एटम है वो स्टेबल हो चुका है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई है, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही
जो एटम है वो स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब कि इसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो क्योंकि थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। इसमें हमें एक गैसियस रिएक्शन गिवन है और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है एट 27 डिग्री सेल्सियस 19 किलो कैलोरी, एंड हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई। सो गैसियस रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, जहां पे डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? गैसियस प्रोडक्ट क्या है? C और D, कोफिशिएंट का सम कितना हो जाएगा? 2 + 3 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, वो कितना हो जाएगा? 1 + 2। तो ये आ गया 5 - 3 2। डेल्टा एन जी कितना है? 2 है। हमें निकालना है डेल्टा ई। सो इस फॉर्मूले से डेल्टा ई क्या बन जाएगा? डेल्टा ई बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो डेल्टा एच कितना है? डेल्टा एच है 19 किलो कैलोरीज में है ये, माइनस डेल्टा एन जी है 2, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है कैलोरीज में 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, लेकिन ये तो किलो कैलोरी में है, तो हमें कैलोरी को किलो कैलोरी में डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैलोरीज को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो R की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 1000 इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है 27, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो ये आ गया 300, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। दिस बिकम्स 19 माइनस 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 by 10 1.2, 19 - 1.2 किलो कैलोरी में आएगा, and this becomes 17.8 किलो कैलोरीज। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर आप देखोगे तो आपको एक इस तरीके से एक रिएक्शन दिया है, ठीक है, और इसमें क्या डाला है? I2NaOH। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कीटोन है और यहाँ पर I2NaOH है, यानी कौन सा टेस्ट है? आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन कहाँ से होता है बताओ? आप बोलोगे सर जहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कीटोन में। बताओ इस वाले कार्बन पे कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, लेकिन क्या इस पे है? नहीं है। क्या इस पे है? नहीं है। मतलब रिएक्शन यहीं से होगा। तो यहाँ से जब होगा तो बताओ कैसा दिखेगा ये प्रोडक्ट बनने के बाद? बताओ क्या बन जाएगा यहाँ से? यहाँ से आपके पास बन जाएगा O - Na+ बन जाएगा नहीं, और बाय प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या मिलेगा? आइडोफॉर्म CH3, क्योंकि यही वाला पार्ट आइडोफॉर्म की तरह बाहर निकल जाता है। तो सॉल्ट प्लस आइडोफॉर्म बन गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? इसमें क्या डाला? H+, यानी क्या कराया? एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन कराने से ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑल बन गया। अब इसके बाद फिर क्या है आपके पास? इसमें हीटिंग इफेक्ट किया है। हीट किया तो मतलब क्या लगोगे? हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट कौन सा लगेगा? ये अल्फा या बीटा, यानी बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड में अगर हीटिंग इफेक्ट लगाते हैं तो ट्रिक क्या सिखाया जाता है आपको कि यहाँ से COH निकाल दो और इस पे H लगा दो, है ना। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से क्या निकल जाएगा? COH के बदले आप ऐसे बोलो, अगर ट्रिक से कर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ से CO2 निकाल देंगे और H को यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ से आपके पास इस तरीके से सिर्फ मिथाइल बचेगा और एक कौन आ गया? H। तो H तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस क्या ढूंढना है? कीटोन है, उसके बगल में मिथाइल है। कीटोन है और बगल में मिथाइल है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन मैंने पहले ANTS में पूरा मैकेनिज्म के साथ समझाया था, तो आप आई होप आपने अगर पूरा ANTS देखा है अच्छे से तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हैं। उसका मैंने मैकेनिज्म समझाया था, लेकिन हर बार मैकेनिज्म बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो, अगर आपको याद हो तो आप वापस से वहाँ से जाके देख सकते हो। हालांकि अगर आपको याद रखना तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो कि अगर बीटा कीटो एसिड है तो क्या करो? CO2 निकाल दो, H को जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछेंगे बताओ कितने CO2 बाहर निकले, तो आप बोल सकते हो इसमें 1 मोल CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आता है और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। आपसे पूछा है सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ से बनेगा। अब जरा आप सोचो कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है,
ठीक है। अगर मैंने इसमें डाला है CH3MgBr फर्स्ट रिएजेंट, ठीक है, तो बताओ ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा एज अ ग्रिग्नार्ड और ये इस पे यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ से क्या बनाओगे, C6H5CO-, नीचे कौन है आपके पास CH3 और इधर कौन है CH3, और फिर क्या डाला है H+, तो H+ डालने से बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से C6H5COH और CH3 और यहाँ क्या आ गया CH3। बताओ ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। और मैंने पहले भी सिखा रखा है क्लासेस में, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर कीटोन है तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है ग्रिग्नार्ड यूज करने से। तो अगर आपको याद रहेगा तो आपको पहले से ही पता रहेगा इससे 3 डिग्री मिलता है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपसे 2 डिग्री पूछा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है आपके पास C6H5C+O और देन CH3, इसमें डाला गया आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन H+। तो आपको पता ही है रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन से कितना डिग्री अल्कोहल मिलता है, याद करो, बिल्कुल सही बात, कितना डिग्री मिलता है 2 डिग्री, मतलब यही अपना आंसर हो। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। आपको दिया है CH3CHO, क्या दिया है CH3CHO दिया है, और अगर आप CH3CHO में सेम रिएजेंट डाल रहे हो या रिडक्शन करा रहे हो, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, आपके पास अल्कोहल मिलेगा, कितना डिग्री 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री थोड़ी ना पूछा है आपसे, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या है CH3C+O CH3 और इसमें क्या डाल दिया है OH- और Br2, ये क्या है, ये तो ब्रोमो फॉर्म है, यानी हेलो फॉर्म रिएक्शन है, और हेलो फॉर्म रिएक्शन है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अभी देखा हम लोगों ने 3, तो यहाँ से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा। तो क्या इससे आपको अल्कोहल मिला, नहीं, तो फिर आपको कितने अल्कोहल मिले 2 डिग्री, और यहाँ से क्या मिला 1 डिग्री, ऑप्शन में क्या पूछा है 2 डिग्री, तो ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। तो इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है और उसके लिए हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी डेल्टा S0। सो चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो डेल्टा S0 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास में सिर्फ CO2 है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ CO2, और CO2 का मोलर एंट्रोपी कितना दिया क्वेश्चन में, वो हमें दिया है 213.6। ये है समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास में CO भी है और O2 भी है, CO का कोफिशिएंट है 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ CO। CO का मोलर एंट्रोपी कितना दिया है 197.6, प्लस फिर O2 का जो कोफिशिएंट है कितना है हाफ, सो हाफ इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ O2, और वो कितना दिया है हमें 205.3, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा S0, और इसको सॉल्व करने पे द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली -86.5 जूल पर केल्विन पर मोल। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। इसमें हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सो जो गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में कौन है NO2, सो NO2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम टू द पावर कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4 एट इक्विलिब्रियम टू द पावर कोफिशिएंट 1, और NO2 और N2O4 की कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ये गिवन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड दिस कम्स आउट टू बी ऑन सॉल्विंग दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। तो इसमें हमें गिवन गैसियस रिएक्शन के लिए Kp/Kc इसका रेशियो चाहिए, ठीक है। तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है Kp = Kc × RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो यहां से Kp/Kc क्या बन जाएगा, Kp/Kc बन जाएगा
RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो हमें बस इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng फाइंड करना है। और डेल्टा Ng क्या होता है? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में जो गैसियस प्रोडक्ट है CO2, कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस रिएक्टेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 है, प्लस O2 का कोफिशिएंट हाफ है, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ। सो डेल्टा Ng है माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा RT टू द पावर माइनस हाफ। दिस इज Kp by Kc। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 में देखोगे तो आपको दिया है IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है और पूछ रहा है स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो आप सिंपल है, आप देखो सबसे पहले मिथाइल बेंजीन है, 2 मिथाइल बेंजीन है, बताओ 2 मिथाइल कहाँ है? सब पे ही 2 मिथाइल है। फिर क्या देखना है आपको? आपके पास 1 पे ब्रोमो, सब पे ही 1 पे ब्रोमो है। अब फिर क्या देखोगे आपकी 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ब्यूटाइल। बताओ सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन है? साफ साफ दिख रहा है सर, यही सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये थोड़ी ना है, ये N ब्यूटाइल है। ये क्या आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है कि नहीं? तो आप क्या बोलोगे? ये टर्सरी ब्यूटाइल है, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल यही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ये सबसे सही होगा, है ना? उम्मीद तो यही कि सबसे सही हुआ होगा। आप क्या बोलोगे? 71 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप देखोगे तो आपसे बोला है कि अगर हम लोग एक रिएक्शन कराएं फिनॉल का, ठीक है, रिएक्शन कराएं फिनॉल का, ठीक है, और साथ में क्या ले हम लोग? एसिड क्लोराइड, R डबल बॉन्ड Cl मान लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं। इस कैरियड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसका यूज करते हैं? बेस का यूज करते हैं, पिरिडीन का, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पिरिडीन है इस रिएक्शन में यूज किया गया है टू न्यूट्रलाइज HCl। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ से जब आप इस पर अटैक कराओगे तो ये ऊपर आएगा, ये वापस आएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ से कौन निकलेगा? Cl माइनस, यहाँ से कौन निकलेगा? H प्लस। तो इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा बोल रहे हैं एस्पिरिन कैन बी फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है आपके पास क्या है? COH है, और यहाँ क्या है? OH। ये सैलिसिलिक एसिड है। अब इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? आप क्या डाल रहे हो? एसिटाइलेशन करा रहे हो, यानी आप क्या डालोगे? CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसमें क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ये कहाँ आएगा? ऊपर, और ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा COH, यहाँ कौन है? O, फिर कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O और CH3, और बाय प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा आपका एसिटिक एसिड बनके। तो यही तो है आपका क्या है? एस्पिरिन। यही क्या है आपका? एस्पिरिन है। तो आप बोलो ये भी सही है कि नहीं? मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो आप बोलोगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ढूंढते हैं इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा था, आपको इस तरह से समझना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73. It says the number of H plus ions present in 1 cubic centimeter of a solution whose pH is 10 is. तो pH of the solution is 10. इसका मतलब कि जो H plus concentration है वो कितनी है? 10 to the power minus 10 मोलर। सॉल्यूशन में H plus की concentration है 10 to the power minus 10, और वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और लीटर में कितना हो जाएगा ये? 10 to the power minus 3 लीटर। सो वॉल्यूम है 10 to the power minus 3 लीटर। मोलारिटी ऑफ H plus आयन कितनी है? 10 to the power minus 10। तो H plus आयन के लिए मोलारिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus आयन क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितनी है? 10 to the power minus 10, और वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है? 10 to the power minus 3। इतने मोल आ जाएंगे, और ये कितना है? 10 to the power minus 13 मोल। सो H plus के नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 to the power minus 13 मोल। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे हैं, हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ H plus आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर Na। इसका मतलब कि नंबर ऑफ H plus आयंस, नंबर ऑफ H plus आयंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus आयंस इनटू एवोगैड्रोस नंबर Na। नंबर ऑफ मोल्स है 10 to the power minus 13, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 into 10 to the power 23, and this is equal to 6.02 into 10 to the power 10. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74. इसमें गिवन है द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 3.2 into 10 to the power minus 11 m cube. Its solubility in saturated solution is. तो हमारे पास जो सॉल्ट है वो है कैल्शियम फ्लोराइड। ये है एक 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट, और 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए
सोल्यूबिलिटी इन प्योर वाटर का फॉर्मूला होता है Ksp/4 टू द पावर 1/3। ये है फॉर 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। तो Ksp हमें क्वेश्चन में दिया है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी हो जाएगा Ksp 3.2 into 10⁻11/4 टू द पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 32 into 10⁻12। दिस वी कैन राइट एज 32 into 10⁻12/4 टू द पावर 1/3। तो ये जाएगा 8 टाइम्स, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, और 10⁻12/3 इज 10⁻4। सो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूबिलिटी। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में अगर आप देखोगे तो आपसे एक रिएक्शन दिया है NaOCl के साथ और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कीटोन है और अल्कीन है और NaOCl है। तो और यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ कहाँ हुआ है? इस वाले पार्ट से एसिड बन गया, एसिड सॉल्ट बना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये भी कैसा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो आप क्या बोलोगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो क्या होगा सर? यहाँ से O- Na+ अगर निकला है तो यही कार्बन तो क्या बनाया होगा? यहाँ पर क्या आपके पास Cl है, तो क्या बनाया होगा सर? ये क्लोरोफॉर्म बनाया होगा। क्या बनाया होगा? क्लोरोफॉर्म बनाया होगा। तो आप क्या ढूंढोगे? क्लोरोफॉर्म किस में आंसर दिया हुआ है? सी में। तो 75 का जो है ये सी आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखना था, आपको इस तरह से ढूंढना था। तो आपको बस ढूंढना आना चाहिए कि रिएक्शन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ से आपको पता चला हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो ये वाला पार्ट निकलता है, तो यही क्या बनता है? हेलोफॉर्म बनता है। क्लोरीन है तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर कर लिया, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is 76. It says the molar elevation constant of water is 0.51. The boiling point of 0.1 molar aqueous NaCl solution is nearly. ठीक है, तो हमें इसमें boiling point of solution find करना है। उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? Elevation in boiling point delta TB, और delta TB का फॉर्मूला क्या होता है? I into Kb into M, जहां पे I है Venthoff factor, Kb is the molar elevation constant and M is the molality। तो क्वेश्चन में हमें Kb कितना दिया हुआ है? Kb हमें दिया 0.51, मोलालिटी दिया है 0.1, और क्योंकि ये NaCl सॉल्यूशन है और NaCl जब डिसोसिएट करता है it completely dissociates to give Na plus aqueous and Cl minus aqueous। तो इसके 1 मोल से हमें कितने मिलेंगे? 2 मोल। इसका मतलब कि इसका जो Venthoff फैक्टर I है वो कितना है? 2 है। ठीक है, इसका मतलब कि डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी हो जाएगा I जिसकी वैल्यू है 2, Kb जिसकी वैल्यू है 0.51 into M which is 0.1, और ये आ जाएगा 0.102 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। और सॉल्वेंट वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा 100 प्लस 0.102 डिग्री सेल्सियस which is 100.102 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो किस में दी है? ऑप्शन बी में दिया है, which is approximately equal to 100.1 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 77। तो अगर क्वेश्चन नंबर 77 की आप बात करोगे तो आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीके वैल्यू। लोएस्ट पीके का मतलब क्या? लोएस्ट पीके का मतलब क्या? लोएस्ट पीके का मतलब जिसका के क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसका के ज्यादा होगा वो एसिडिक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होगा? तो आप क्या बोलोगे? जिसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बताओ कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास सब पे क्या दिया हुआ है? ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आपको बस ये देखना है कि इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे COH, ऐसे ही इस पे भी COH, इस पे भी COH, यहाँ भी COH, ठीक है। लेकिन सब पे ग्रुप्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पे OCH3, जैसे इस पे कोई ग्रुप नहीं है, इस पे CH3 है, इस पे NO2 है। बताओ, यहाँ से H+ निकाल लेंगे, H+ निकाल लेंगे, H+ निकाल लेंगे, H+ निकाल लेंगे, सब पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो बताओ ये कैसा ग्रुप है? +M,
तो ये तो डोनेट करेगा, ये तो चाहिए नहीं मुझे, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। ये क्या लगाएगा +H, ये भी डोनेट करेगा, ये भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये कैसा लगाएगा -M, -M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एसिडिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो Ka बढ़ जाएगा, और Ka बढ़ जाएगा तो pKa कम हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट ही तो पूछा था, यानी मोस्ट एसिडिक। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 77 का अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 78. It says osmotic pressure of a solution is 0.0821 atmosphere at a temperature of 300 Kelvin. The concentration in moles per liter will be. तो osmotic pressure पाई का फॉर्मूला होता है CRT। तो यहां से मिलेगा हमें concentration C is equal to pi by RT। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो हमें concentration मिल जाएगी। So concentration C is equal to osmotic pressure पाई कितना दिया है 0.0821 और डिवाइडेड बाय RT, R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया है हमें 300 केल्विन। सो ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1/3 कितना है अप्रोक्सीमेटली 0.33 into 10 to the power -2। सो गिवन ऑप्शन में जो नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या है, ऑप्शन सी है 0.3 into 10 to the power -2। दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। तो इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें -dN2/dt इसकी वैल्यू गिवन है और पूछा है द वैल्यू ऑफ -dH2/dt व्हिच इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। सो गिवन रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प से हमें पता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट H2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ H23 दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ N2 1। इसका मतलब ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होता है माइनस ऑफ dH2/dt डिवाइडेड बाय 3। तो ये इधर आएगा, दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या है माइनस ऑफ dN2/dt। ठीक है, तो यहां से मिलेगा हमें माइनस ऑफ dH2/dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंड माइनस ऑफ dN2/dt ये क्वेश्चन में कितना दिया है 0.02, तो बस ये आ जाएगा 0.06। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। इट सेज इफ अ करंट ऑफ 80 microampere is drawn from a cell for 100 days then the number of Faradays involved are। तो हमें करंट I कितना दिया है 80 माइक्रोएम्पियर, तो ये बन जाएगा 80 into 10 to the power -6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रोएम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 100 डेज, जिसे हम बाद में सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम दिया है 100 डेज और हमसे पूछा है नंबर ऑफ फेराडेज। सो नंबर ऑफ फेराडेज इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेराडेज होता है टोटल चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय 96500। नंबर ऑफ फेराडेज क्या होता है, टोटल चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय 96500 एंड चार्ज क्यू क्या होता है I into T, करंट into टाइम डिवाइडेड बाय 96500। तो ये हमें सॉल्व करना है। करंट I की वैल्यू कितनी है, करंट I की वैल्यू है 80 into 10 to the power -6 एम्पियर्स और टाइम कितना है 100 डेज, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड्स में। तो 100 डेज 100 और एक दिन में वी हैव 24 आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 आवर में वी हैव 60 मिनट्स, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मिनट में वी हैव 60 सेकेंड्स, तो 60 से मल्टीप्लाई और करेंगे, तो ये आ गया सेकेंड्स में और ये आ गया एम्पियर में, तो ये टोटल किस में आ जाएगा SI यूनिट कूलम्स में आ जाएगा। सो दिस इज द चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, एंड ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 7.16 into 10 to the power -3। सो ये है नंबर ऑफ फेराडेज इन्वॉल्व्ड, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H6O बोल रहा है कि ये जो है ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करने से ऑरेंज पीपीटी बनाता है, ऑरेंज पीपीटी बनाता है। मतलब 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कौन देगा, या तो एल्डिहाइड राइट, या तो फिर कौन देता है और मिथाइल कीटोन्स। कौन से कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स देते हैं। मतलब एक तो बात पक्का है कि अपने ऑप्शन में एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ढूंढना है, यानी ये अल्कोहल वाला रिएक्शन तो नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट मिला है उसमें इसी में अगर हम लोग क्या करें टॉलेंस टेस्ट कराएं, ये जो C3H6O है इसमें अगर हम लोग क्या कराएं
टॉलेंस टेस्ट कराएं, तो टॉलेंस टेस्ट जो है ये नहीं देता है। टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है इसका मतलब क्या है कि अगर टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब वो कीटोन नहीं है। क्या है वो? एल्डिहाइड है। क्या है वो? एल्डिहाइड है। तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि अपना आंसर जो है वो एल्डिहाइड वाला ही होगा। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, माय मिस्टेक। टॉलेंस टेस्ट क्या बोला? नहीं देता है। और टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है मतलब क्या है? वो कीटोन होगा, है ना। वो क्या होगा यहाँ पर? कीटोन होगा। मैंने उल्टा बोल दिया कि अगर आपके पास टॉलेंस टेस्ट नहीं दिया इसका मतलब ये क्या है? ये कीटोन है। यानी आपको आंसर क्या ढूंढना है? आपको आंसर ढूंढना है कि आप एल्डिहाइड वाला पिक नहीं करोगे क्योंकि टॉलेंस टेस्ट क्या बोल रहा है? नहीं दे रहा है। जबकि एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, तो आप बोलोगे मेरा आंसर कीटोन वाला होगा। तो कीटोन वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप देखोगे तो आपको बोला है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच कौन सा रिलेशन है एपीमर्स का, यानी कौन से कार्बन पे आपको एपीमर्स मिलेंगे। तो अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ग्लूकोज कैसा है? CHO, फिर क्या है? HOH, फिर क्या है? OHH, फिर क्या है? HOH, फिर क्या है? HOH, और फिर क्या है? CH2OH। ये क्या है? आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर आप डी गैलेक्टोज बनाओगे तो आपको डी गैलेक्टोज में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो सेम है, लेकिन जो 4th नंबर वाला होता है ये उल्टा होता है, यानी इधर घूम गया, इधर घूम गया, है कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। अब जरा आप बोलो कि इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें सब कायरल है, लेकिन एक कायरल के लॉन्ग इंटरचेंज हो गया। देखो इस कायरल के लॉन्ग इंटरचेंज हो गया, यानी दोनों के बीच क्या रिश्ता है? डायस्टेरियोमर है। और डायस्टेरियोमर में अगर एक कायरल के लॉन्ग चेंज है तो क्या बोलेंगे? एपीमर्स है। तो कौन से कार्बन की वजह से एपीमर्स हुए? 4 की वजह से। तो आप क्या बोलोगे? 4th की में चेंज देखने को मिलता है। ये क्या आपका? डी गैलेक्टोज है। ये क्या आपका? डी गैलेक्टोज है। तो 4th में चेंज है, तो आप क्या बोलोगे? इसलिए आंसर क्या होगा? C4 एपीमर्स होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। तो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में जो आयंस गिवन है उसको मैच करना है उनके कलर से विच इज गिवन इन लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में जो P है कॉपर 2+, और कॉपर 2+ का जो कलर होता है, आयन का जो कलर होता है, इट इज ब्लू। ये कलर्स हमें याद रखने हैं। तो कॉपर 2+ के लिए ब्लू है, सो P मैचेस विथ 4। उसके बाद में वी हैव Q है निकल 2+, और निकल 2+ का कलर जो होता है जनरली इट इज ग्रीन, तो Q मैचेस विथ 2, ग्रीन। उसके बाद में वी हैव R, Fe3+ फेरिक आयन, and ferric ion is found to be yellow colored, so R matches with 3. And then we have S, titanium 3+, and titanium 3+ का कलर होता है पर्पल कलर, याद रखना है हमें, so S matches with 5. तो हमारे पास है P4, Q2, R3 and S5, और ये हमें गिवन है इन ऑप्शन D। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। तो इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है और हमें लिखना है उसका IUPAC नेम। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो है CuNH3 NO3 होल ट्वाइस। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है CuNH3 2+, और काउंटर आयंस कौन है? नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे 2 NO3-, ये है काउंटर आयंस या आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम कैटायनिक पार्ट का नेम। सो कैटायनिक पार्ट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले नाम आएगा लिगेंड्स का। तो लिगेंड हमारे पास NH3 है, अमीन, और ये 4 है, तो इसका नाम आ जाएगा टेट्रा एंड अमीन, AMMINE फॉर NH3 लिगेंड। उसके बाद में हम लिखेंगे सेंट्रल एटम का नेम। कॉपर जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2, और सेंट्रल एटम कॉपर का नाम आएगा कॉपर, और फिर ब्रैकेट में आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो नाम क्या आता है इसका? क्यूप्रेट। लेकिन क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम रहेगा कॉपर विथ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद में स्पेस देंगे, और स्पेस के बाद में वी विल राइट द नेम ऑफ द काउंटर आयन, जो कौन सा है? नाइट्रेट आयन। सो ये आ जाएगा स्पेस के बाद में नाइट्रेट। सो ये है IUPAC नेम, और ये हमें गिवन है इन ऑप्शन डी। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोग बात करें कंडीशन विच नॉट
रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए, यानी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से? प्लेनरिटी ऑफ रिंग, बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, बिल्कुल सही बात है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, यानी हकल्स रूल, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n इज इन इंटीजर। बताइए गलत है, क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक थोड़ी ना होता है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? 85 का जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2, पूछ रहा है फाइंड इनकरेक्ट मैच। आपसे पूछा इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखोगे आप, तो फर्स्ट रिएक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है राइमर-टाइमर रिएक्शन है। और राइमर-टाइमर रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। और वही कार्बीन जाके जुड़ता है किससे? आपके पास इस रिएक्शन में। मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा आपको। जैसे आपने यहाँ पर यूज किया फिनॉल, ठीक है, इसमें क्या डाला आपने? NaOH। जैसे ही आप NaOH डालोगे तो ये क्या करेगा? इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन कराएगा, है कि नहीं? और एसिड बेस रिएक्शन अगर कराएगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा और प्लस बाय प्रोडक्ट आपका मिल गया वाटर, इसको जाने दो। अब यहाँ से क्या होगा? ये जो आपके पास फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन किस में जाएगा? रेजोनेंस में, इस तरह से। तो ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपके पास डबल बॉन्ड हो, इस पे माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, राइट। अब आपके पास क्लोरोफॉर्म और NaOH है, तो क्लोरोफॉर्म और NaOH जो है आपके पास वहां से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बीन। तो कार्बीन बनाता है, तो कार्बीन कैसा होगा? इस तरह से, इस पे। तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बताओ यहाँ पे कौन जुड़ा है? एक तो H है ना पहले से, एक H है, एक कौन है? C, Cl, Cl और Cl है कि नहीं? और बाकी जगह इस तरह से हो जाएगा। अब बताओ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? यहाँ पर नेगेटिव। अब ये एरोमेटिसिटी वापस गेन करना चाहता है तो यहाँ से क्या करेगा? H+ निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से O पे माइनस, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? C पे कितने Cl है? एक सेकेंड, यहाँ पे 2 ही Cl है ना ऊपर, देखो 2 ही Cl है ना, 2 Cl लगा दिया, इस पे माइनस है। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? C पे 2 Cl है और एक कौन आ गया? H, एक कौन आ गया? H आ गया, और बाकी ऐसा। अब बताओ O- पे कौन जाके जुड़ जाएगा? Na+ तो है ही अपने पास, तो यहाँ पे O- कौन आ जाएगा? Na+। अब बताओ ये बना कि नहीं? देखो ये बन गया, यानी ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये मैकेनिज्म से मैंने समझा दिया, हालांकि आपको अगर याद होगा मैकेनिज्म तो आप देख के ही पता कर लोगे, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट में बोला है बी में CH3CHO है और उसमें OH- डाला, CH3CHO है और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो बताओ जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ये क्या करेगा? और हीट है, मतलब ये साफ साफ दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन है। और एल्डोल कंडेंसेशन है तो क्या होगा? हम लोग न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करते हैं। कैसे करते हैं न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन? तो ये क्या करेगा? OH- यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा लेगा, इस तरीके से इस हाइड्रोजन को उड़ा लेगा, इस हाइड्रोजन को उड़ा लेगा। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो क्या बन जाएगा? CH2- C डबल बॉन्ड O और H। तो देखो ये लिखा है, मतलब ये भी बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट CH3 CHOH, ठीक है, और CH3 मीडियम कैसा दिया है? एसिडिक। अब आप जरा सोचो ये क्या करेगा? लोन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा? CH3CHOH और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3CH+ और CH3, और बाहर कौन निकल गया? H2O। तो बताओ यही तो है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और हम लोग जानते भी हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये सब याद होता है अपने को, तो पहचानना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा था। लेकिन मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतनी करने की जरूरत नहीं है। आपको दिखता है ये सब चीज कि कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनता है आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। यानी कि ये तीनों सही थे, तो गलत कौन होगा? ऑब्वियसली बात है आंसर लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो इसमें क्या आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCl जो है ये क्या करता है? इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, Cl पे चार्ज पॉजिटिव एंड देन AlCl3 पे चार्ज नेगेटिव। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव। तो ये है ना अपना यहाँ पर अटैकिंग इंटरमीडिएट, लेकिन यहाँ तो कार्बीन दे दिया। बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। अब यही क्या करेगा? यही अटैक कर देता है बेंजीन पे और प्रोडक्ट बन जाता है। तो अपना S जो है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यानी D और S का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D जो है अपना करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. इट सेज phenolphthalein acts as an indicator within a pH range of. तो इस इंडिकेटर का जो pH ट्रांजिशन रेंज होता है
ये हमें याद रखना है। पीएच ट्रांजिशन रेंज है 8.2 से 10। 8.2 से कम पीएच पे इट इज फाउंड टू बी कलरलेस एंड 10 से ज्यादा पीएच पे इट इज फाउंड टू बी पिंक इन कलर एंड दिस इज द पीएच ट्रांजिशन रेंज। सो गिवन ऑप्शंस में जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। अगर आप क्वेश्चन नंबर 89 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजल्डिहाइड इज नॉट फॉर्म्ड। तो आपको देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, CH3 है, CrO2Cl2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2H3O+ है। ये तो इटार्ड रिएक्शन है। आप बोलोगे सर इससे तो बनता ही है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है, मतलब ये बिल्कुल सही है। आप देखोगे CO+HCl एनहाइड्रस Cl है, ये क्या है, गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन से भी क्या होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन है ना, तो गटरमैन कोच रिएक्शन से भी क्या होता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ये भी सही है। फिर आप यहाँ देखोगे C डबल बॉन्ड Cl है, H2PDSO4 है, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ से भी क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है कि नहीं। यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होता है ना, यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से भी बेंजल्डिहाइड बच जाएगा। लेकिन PSCN से बनेगा क्या बेंजल्डिहाइड, देखो जरा PSCN जो है ये ऐसा है, इसमें आपने क्या डाला, इसमें डाला आपने CH3MgBr डाला, तो बताओ ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा PHC CH3 डबल बॉन्ड N और MgBr इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराने का सबसे आसान तरीका है मोर से लेस, लेस से मोर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H दे दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव OH दे दो, तो इस पे कितने OH आएंगे, 2 बॉन्ड तोड़ा तो 2 OH, एक ही कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ ये क्या बन गया, ये तो क्या है आपके पास, क्या आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है, एसिटोफिनोन है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर है क्या, नहीं। इसका मतलब सिर्फ यही है जिससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आंसर को पिक करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा है मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड ऑफ एल कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एल कॉन्फिगरेशन के होते हैं, और ये बात आपको पता होनी भी चाहिए। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके पास, बायोमोलिक्यूल्स आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। देन आपके पास क्या है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और 1 डिग्री स्ट्रक्चर में रिमेन इंटैक्ट रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है कि नहीं। मतलब ये भी बिल्कुल सही बात है। और विटामिन बी का जो नाम होता है वो थायामीन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी सारे के सारे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 90 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपने इस ANTS में अच्छा स्कोर किया होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।